कैसे करेंगे? ऑक्साइड वापस ऑक्साइड में बनेगा। हाँ यस, तो आपको रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। सो रिडॉक्स टाइट्रेशन है, तो देखो वैसे तो हमने अभी टाइट्रेशन में नहीं आए ये सब क्वेश्चन, इसलिए कि आप फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करना सीख जाओ पहले, देन हम टाइट्रेशन करेंगे अलग अलग की डाइक्रोमेट टाइट्रेशन के MnO4 के साथ टाइट्रेशन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले क्या बनाना है अपने को, हमें रिड्यूस करना है किसको, Fe2O3 को। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है अपना, रिड्यूसिंग एजेंट है CO, और वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, वो हमें प्रोड्यूस करना है ना। देखो यार होता क्या है, मेटलर्जी का थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है जिसमें हम करते हैं आयरन की मेटलर्जी, उसमें नीचे कोल बर्न करते हैं और वो कोल से CO प्रोड्यूस होता है, वो CO ऊपर जाता है, ऊपर से आप ओर प्लस फ्लक्स, आपने सुना होगा ये सब कीवर्ड्स, सुना है आपने, फ्लक्स, गैंग, ओर, ये सब मेटलर्जी 10th में जब आप पढ़ते हो ना, तो इसमें कहाँ पे 10th में है ना, हाँ, सो उसमें बताते हैं। बट एनीवेज फ्लक्स क्या होता है, जो इंप्योरिटीज को हटाने का काम आता है वैसे समझो। सो ऊपर से आप ओर डालते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, अब उसमें हर लेयर पे रिडक्शन होता है, जैसे नीचे कार्बन जो है वो रिड्यूस करेगा Fe3O4 को और CO बनेगा, लेट्स से वो CO गैसेस प्रोडक्ट ऊपर जाएगा और वो Fe2O3 को रिड्यूस करेगा, है ना, और फाइनली CO2 गैस बाहर एस्केप करेगी। सो हर लेवल पे रिडक्शन होता है और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे मेटलर्जी में, अभी आपको उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना कि कैसे हो रहा है, लेकिन हाँ इसको रिड्यूस करने के लिए जो यूज होगा वो क्या है, CO है। किसको रिड्यूस करने के लिए, Fe2O3 को। तो नॉर्मल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपको लगाना है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ CO, है ना। तो हमें क्या करना है कि कार्बन को बर्न करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बनेगा CO, ये CO यूज होगा आयरन को रिड्यूस करने के लिए। अब कितना CO बनाना अगर हमें पता चल जाए तो इस रिएक्शन में कितना ऑक्सीजन लगेगा हम पता कर लेंगे। आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल बैलेंसिंग करके भी कर सकते हो, इसके लिए ज्यादा आपको ग्राम इक्विवेलेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, हाँ उससे भी करेंगे। तो पहले तो ये देखो कि रिड्यूसिंग एजेंट जो CO है Fe2O3 को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। Fe2O3 को जब ये रिड्यूस करेगा तो बनेगा क्या, Fe प्लस CO2। नाउ आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर हमें कैसे पता चला कि Fe ही बनेगा, FeO नहीं बनेगा, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि मेटलर्जिकल प्रोसेस का ये इक्वेशन है, तो वहां पे एम ही यही होता है कि आप इसको आयरन में कन्वर्ट करो, रिड्यूस करो मेटल में, ठीक है। तो ये बन गया प्रोडक्ट। हाँ अब यहां पे इसका कितना दिया है, 1.6 kg है ये, और इसका मोलर मास आई थिंक 160 आएगा, है ना। सो 1.6 इंटू 10⁻³ बाई 160 मोल्स है इसके, जो कि 10 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 10 मोल्स। तो इसके 10 मोल्स है। अब रिएक्शन की अगर हम बैलेंसिंग को देखें या केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को देखें, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे, +3 से कहां जा रहा है, 0 में। एन फैक्टर क्या होगा इसका, 6 होगा। कैसे देखते हैं हम लोग, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है इनटू द केमिकल इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसका एन फैक्टर 6 है, और ये +2 से +4 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है। तो आप बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2O3 मस्ट बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CO, है ना। नॉर्मल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, या तो आप बैलेंसिंग करके कर लो मोल मोल रिलेशन जो आपने पढ़ा, या फिर आप ऐसे कर लो। अब इससे ग्राम इक्विवेलेंट्स Fe2O3 के कितने हैं, 10 इंटू 6, एन फैक्टर इंटू मोल्स, राइट। तो 6 इंटू 10 हो गया ये, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कितना, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, और यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितने आ गए, 30 मोल्स। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO जो हमें चाहिए वो चाहिए 30 मोल्स। अब देखो यार 30 मोल CO बनाने के लिए 15 मोल ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमें यहां से CO प्रोड्यूस करना है। रिक्वायर्ड कितना है वो हमने पता कर लिया, प्रोड्यूस कितना करना है वो उतना ही करना है, तो हमें 30 मोल्स ये बनाने हैं। तो
आप ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, बहुत इसमें ग्राम इक्विवेलेंट लगाने की जरूरत भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। तो आप सीधे बोल सकते हो कितना लगेंगे इसके 15 मोल्स। 15 मोल्स इंटू 32 कर लो, आगे आंसर है ना। सो वेट ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो 32 इंटू 15। यूजुअली अमाउंट में वेट बताओ, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ऑप्शन में दिया रहेगा कि केजी में या मोल्स में, वो उस हिसाब से अमाउंट में मोल और वेट दोनों में बोल सकते हैं। बट मैंने इसलिए वेट बताया क्योंकि ये केजी में दिया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चलो वो भी वेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, ठीक है। सो रिडॉक्स टाइट्रेशन के बेसिकली हम उससे पहले कुछ क्वेश्चंस वैसे कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है रिडॉक्स 1 में। ये सब क्वेश्चन हमने रिडॉक्स 1 में करे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करने वाले। हाँ, वे नहीं करेंगे, मतलब मास में बस लिख दिया उसने, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल, दो चीजें बता सकते हैं आप उसको, है ना। प्रैक्टिकली तो वे नहीं कर सकते ना हम लोग। अब इसमें अमाउंट ऑफ कार्बन पूछते तब भी बता सकते थे कि कितना कार्बन हमें बर्न करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस इनफ CO टू रिड्यूस दिस Fe2O3, है ना। तो जैसे भी क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडॉक्स में अभी कुछ क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन रहेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या यूज होगी, बट अगर हमने ये वाली रिएक्शन ऑक्सीजन फैमिली में करी हुई है, अगर आपको याद आ रहा हो तो करो, नहीं तो मैं बाद में लिख दूंगा इक्वेशन, है ना। हाँ ज्वेल कर लिया था क्या, रिडॉक्स 1 कर लिया था। हाँ कुछ है नहीं उसमें वैसे। जितना आप एफर्ट लगा रहे हो उससे पहले मुझे रिएक्शन बता दो ताकि मैं समझूं कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। क्या बनेगा, हाँ सही है। हाँ Mn का तो Mn2+ बन जाएगा, ठीक है। सो विदाउट इवन डिस्कसिंग हम पर मैग्नेट टाइट्रेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। सो Mn का Mn+2 बन जाएगा, ठीक है। Cu2S का क्या बनेगा, Cu+S नहीं, देखो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो लॉजिकली सोचो Cu+ से Cu में क्यों जाओगे, आप ऑक्सीडाइज करोगे ना, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। नाउ Cu2S का KMnO4 के साथ हमने रिएक्शन पढ़ा था कि इसमें सल्फेट बनता था, CuSO4, है ना। ZnS का भी हम करते थे तो ZnSO4 बनता था। सो सल्फाइड जो है वो सल्फेट बनाता है KMnO4 के प्रेजेंस में। सल्फाइड से सल्फर हम तब बनाते हैं जब हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। H2S से सल्फर हम बनाते हैं, ये फिक्स है, राइट। ये हमने पढ़ा था अभी जस्ट ऑक्सीजन फैमिली में। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CuSO4। तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। हाँ 2/5 आ रहा है, कॉपर का Cu2S का N फैक्टर क्या निकाला आपने, 2 आ रहा है N फैक्टर, गलत लग रहा है, सल्फर भी तो होगा उसमें, यस। तो Mn+2 प्लस CuSO4 मतलब Cu+2 प्लस SO4 2-, है ना। 10 होगा मेरे ख्याल से, 6 या 8 होगा, मतलब 6 तो सिर्फ सल्फर के लिए है, 8 तो सिर्फ सल्फर के लिए है, सॉरी 10 आएगा। देखो कॉपर का यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और सल्फर का -2 है। कॉपर +1 से जा रहा है +2 में, लेकिन ऐसे 2 कॉपर एटम है रिएक्टेंट में,
तो 1 का चेंज हो रहा है इनटू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 2। कॉपर के लिए एन फैक्टर हो गया 2, तो इसका एन फैक्टर निकालने के लिए आप लिखोगे क्या 1 into 2 that is change in oxidation state of copper into number of coppers in the chemical formula of reactant, प्लस सल्फर के लिए भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सल्फर -2 से जा रहा है कहां पे +6 में, सो -2 से +6 में जाएगा तो कितने का चेंज हुआ 8 का, तो टोटल एन फैक्टर आ गया इसका 10 और इसका तो फिक्स ही है 5 है ना, इसका एन फैक्टर है 5। बस अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा लो। सर जो रिएक्शंस होते हैं आपको एक्सपेक्टेड है क्या नीचे एग्जाम में? यस कुछ रिएक्शन तो ये तो पढ़ा है ना, इसलिए ये दिया है मैंने, बट सारी नहीं रट सकते। यस ट्रू, तो कुछ तो है एक्सपेक्टेड है ना, जितना कर सकते हो उतना करो, मतलब जो कॉमन रिएक्शंस है जो हमने पढ़े हैं। हाँ ये सब आप समझो कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सबको ही कर दो, +2 में जाएगा। हाँ तो सबको ऑक्सीडाइज कर दो उसके प्रेजेंस में। तो अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाओगे क्या आएगा 2 आ रहा है क्या, ऑब्वियसली एन फैक्टर इसका 5 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मोल्स का, हमने लिखा था ना Na/Nb इज इक्वल टू Y/X वेयर X इज एन फैक्टर ऑफ, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड यही थी अपनी रेडॉक्स टाइट्रेशन की, क्या कि अगर दो कंपोनेंट का एन फैक्टर X/Y के रेशियो में तो उनके जो मोलर रेशियोज होंगे रिएक्शन में वो Y/X होगा, राइट। तो आप यहां से सीधे कर लोगे तो 10/5 दैट इज 2, सो KMnO4 के 2 मोल लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्या हुआ, ये कैसे बंद हो गया, पर लाइट से बंद थोड़ी होता है, ये तो चलता है ना। अरे सवाल कैसे देखिए, भाई FeSO4 FeC अरे SO4 को स्किप मार देना, क्वेश्चन बदल बता ही गए। क्वेश्चन बताओ। हाँ नहीं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुमको, तुम अपना दिमाग लगाओ। आ गया, दूसरी रिएक्शन FeC2O4 का एन फैक्टर क्या होगा जब ऑक्सीडाइज होगा तो C2O4 का 2 होगा और Fe का 1। टोटल एन फैक्टर 3 आएगा उसका, है ना। C2O4 CO2 में जाएगा ना। हाँ कितना आ रहा है 3/5, 3/5 या 4/5 ऐसा कह रहे हो, ओके। हाँ भाई आया, हाँ जी 4/5 है, हाँ 0.8 है शायद आंसर, यस। तो नोट्स तो गया आज का, अब नेटवर्क भी नहीं आएगा इधर तो। हाँ क्या था क्वेश्चन, क्या था, KMnO4 के मोल्स पूछ रहे हैं जो कि ऑक्सीडाइज कर रहा है FeC2O4 को, और साथ में और किसको कर रहा है
KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है FeSO4 को, ठीक है। तो यहाँ पे KMnO4 जो इसको ऑक्सीडाइज करके बनाएगा खुद बनाएगा Mn+2। अच्छा, अगर मीडियम नहीं दिया हो तो यूजुअली आप Mn+2 ही बनाओ, है ना। और इसका बनेगा Fe+3 प्लस CO2, है ना। तो इसके लिए n फैक्टर देखो, +2 से आयरन ऑक्सीडाइज होके +3 में जा रहा है तो एक का चेंज हुआ और एक ही आयरन एटम है कंपाउंड में, तो 1 प्लस कार्बन यहाँ +3 में है, +4 में जा रहा है तो उसके लिए एक का चेंज लेकिन 2 कार्बन एटम फॉर्मूले, तो टोटल n फैक्टर आ गया 3। सो इसका n फैक्टर है 3। तो जो KMnO4 के मोल्स इस रिएक्शन में लगेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 जो लगेंगे वो होगा n फैक्टर ऑफ दूसरा मतलब FeC2O4 सॉरी 3 डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ KMnO4 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी FeC2O4। 1 मोल दिया है क्वेश्चन में, 1 मोल ईच, है ना। तो ये हो गया। फिर दूसरे वाले का n फैक्टर निकाल लेते हैं। दूसरे वाले में n फैक्टर Fe+2 में है और सिर्फ यही ऑक्सीडाइज होगा और कुछ है नहीं इधर ऑक्सीडाइज होने को, राइट। सो यहां से बनाओगे Mn+2 प्लस Fe+3, तो n फैक्टर इसका है 1, है ना। सो आप लिखेंगे इस वाले रिएक्शन में लगेगा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी कितना, इसका 1/5 इंटू 1। टोटल ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 आ जाएगा 0.8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 0.8 भाई, हाँ बोर्ड नहीं चल रहा तो मैं AC लगवाना है, AC लगा हुआ है ऑलरेडी, वो लगा लो तो। हाँ जी सर, पूरा कैंसिल हो गया। हाँ गया वो, इनके पास सिस्टम बैकअप नहीं होता था पहले बट अभी नहीं है शायद, पता नहीं वर्क। दोनों गया है सब। रिडॉक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे तो आप लोग के पास ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। 25 ग्राम सैंपल ऑफ फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। आपके पास है 25 ग्राम फेरस सल्फेट FeSO4.7H2। हाँ का सैंपल है, मतलब इट माइट बी इम्प्योर इट माइट बी प्योर, वो आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। सो 25 ग्राम सैंपल ऑफ FeSO4.7H2 है आपके पास, लिख लिया ये। इट इज डिजॉल्व्ड इन H2 water and H2SO4 mixed with H2SO4. It is dissolved in water and diluted with H2SO4 to make 1 liter solution. ठीक है। हाँ भाई ज्यादा हंसी आ रही तुमको, हाँ तुम्हें तो नहीं थे ये। तो 25 ग्राम है आपके पास FeSO4.7H2O का सैंपल, ठीक है। इसको डिसॉल्व किया हमने किसमें, H2SO4 प्लस वाटर में डिसॉल्व करके हमने 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ इसमें से हमने 25 ml ऑफ दिस सैंपल reacts with 10 ml of 0.04 molar KMnO4, reacts with 10 ml of 0.04 molar KMnO4, ठीक है। तो आपको बताना है कि परसेंटेज प्योरिटी या फिर ये कितना परसेंट था सैंपल में FeSO4.7H2। इसका मोलर मास दिया 278, है ना। इसका हाँ मोलर वेट दिया है इसका 278। आपको बताना है कि ओरिजिनल सैंपल में ये कितना परसेंट या कितना ग्राम था।
तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? जो निकल जाए निकाल लो। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ FeSO4.7H2 या परसेंटेज ऑफ दिस कंपोनेंट इन द सैंपल। तुम क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लेते हो क्या? हाँ, वो बस देखते हैं सॉल्व। ज्यादा वीडियोस देखते हो ना तुम इंटरनेट पे, है ना? देखने की आदत हो गई तुमको। फर्स्ट वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, सबसे पहले कमेंट आता था हमारा। अच्छा, जो भी रिवीजन आप लोग कर रहे हो गया कंप्लीट? आई थिंक लास्ट रिवीजन साइकिल का लास्ट वीक था ना ये, प्लान के हिसाब से। हाँ, GOC का 3 टेस्ट अपलोड करे, देखा किसी ने? देखा करो भाई, हर वीक टेस्ट अपने आप अपलोड हो जाता है। इन्फॉर्म करने, ड्राइव लिंक किसी ने तो शेयर किया ना कि आप खुद ट्रैक करो कि वीकेंड आएगा, हो जाएगा संडे तक, नहीं तो मंडे तक तो पक्का हो जाएगा ना। सो वीक 8 और वीक 9 दोनों नहीं दिया तुम लोगों ने। एक टेस्ट तो आज करवाऊंगा मैं ऑफलाइन में, बाकी 2 आपको देना है। 56। हाँ, GOC सॉरी आइसोमेरिज्म और IUPAC का था ना पिछले वीक का। हाँ, ऑनलाइन भेज देते। ऑनलाइन भेजा था ना, पेपर टेस्ट 1 भेजा था ना। एक मिनट चेक कर लो। वीक 8 तो S ब्लॉक का था ना वो तो वीक 9 लिखा होगा फिर इसको। हाँ, सो 3 टेस्ट है उसके। GOC का एक प्रैक्टिस टेस्ट 2 भेजा है और एक वीक 9 का भी। हाँ, वीक 9 टेस्ट 1, यस। हाँ जी, इसको कैसे, कितना है? 56.9 नहीं, 56.96 नहीं है, ज़्यादा है। 57.9 नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक क्लोज टू 100। इतना नहीं होगा। 89%, यस करेक्ट। 270 हाँ, मैं 2 8 मैंने 14 लिखा है। 8 8 64 7 8 56 plus 62 22.24 88.96, हाँ वही 89 88 के आसपास आएगा। सो यूनिटरी मेथड से करना है। एक लेवल पे तो आप डायरेक्ट कर लो, उसके बाद आपको यूनिटरी मेथड यूज करना है कि पहले इतने में इतना तो टोटल में कितना, है ना। सो 25 ml में आपको मिल जाएगा रिएक्शन से, 1 लीटर में आपको यूनिटरी मेथड से करना है ना। कि जो सैंपल है उसका 25 ml ही रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग। 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया था इसको यूज करके, उसमें से 25 ml बाहर लिया, तो जो रिएक्शन होगी उससे 25 ml का डेटा आएगा, देन उसको हम 1000 ml पे कन्वर्ट कर लेंगे। सो आप रिएक्शन कराओगे क्या? FeSO4.7H2O will react with KMnO4, और इस रिएक्शन में KMnO4 का Mn+2 बन जाएगा, या MnSO4 लिख लेना, और प्लस Fe का Fe+3 बन जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बाकी सब प्रोडक्ट्स कुछ भी बने उससे मतलब नहीं है। अब इसको हमें यूज करना है मैथमेटिकल वैल्यूज निकालने के लिए। तो इसका एन फैक्टर कितना है? 1, +2 से +3 में। इसका एन फैक्टर कितना है? 5। क्या करेंगे? रिवर्स, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 जो है
वो आ जाएगा 5 times the number of moles of KMnO4 being used, right? So 5 into gram equivalents of 5 into moles of KMnO4, ग्राम इक्विवेलेंट्स उतने रहेंगे। ठीक है, कैसे हुआ ये? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 into 1 उसका n फैक्टर है, तो ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, शुड बी इक्वल टू n फैक्टर ऑफ KMnO4 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 into कितना दिया है इसका मोलारिटी और वॉल्यूम 0.04 into 10, so 0.04 into 10 मिलीमोल आएगा ये, है ना, क्योंकि ml में लिया हमने। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.4 into 5 2 मिलीमोल आ गया 25 ml में, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 जो है वो है 2 मिलीमोल, और 2 मिलीमोल कितने में है 25 ml में। हाँ, सो 25 ml में अगर 2 है तो इन 25 ml, तो 1000 ml में कितना होगा 80 हो जाएगा ना 1000 ml में। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 विल बी इक्वल टू 80 मिलीमोल इन 1000 ml, मतलब टोटल ओरिजिनल सैंपल में इतने मिलीमोल FeSO4 ही रहे होंगे, और 80 मिलीमोल को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 278 से तो मिलीग्राम में मास आ जाएगा, और फिर उसको डिवाइड कर लो 25 से इंटू 100 कर लो तो परसेंटेज आ जाएगा। बोलो कर लोगे? इसके बाद वेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80 इंटू 278 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, 89% के आसपास आ जाएगा, राइट। हाँ, सो परसेंटेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये नंबर दैट इज 80 इंटू 278 इंटू 10⁻³ इंटू 100 भी करना है तो 10⁻⁻1 ही लिख देते सीधे अपॉन 25। सही है क्या? इसको सॉल्व कर लोगे 89% के आसपास आ रहा है। एक क्वेश्चन चलिए बताइए। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारे, इसके लिए दिया है कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ग्राम इक्विवेलेंट्स की, फिर धीरे धीरे हम इसको एक्सटेंड करेंगे। हाँ ध्रुव, हो रहे हैं क्वेश्चंस, थोड़ा गलत जा रहे हो, क्या गलत हो रहा है बताओ? कैलकुलेशन में या प्रोसेस ही नहीं समझ में आ रहा है? इक्वेशन लिखते, प्रोसेस एक ही है क्या? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर, काउंटर एक्टिंग पार्ट्स का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है। तुम कहाँ थे भाई लास्ट क्लास में? हाँ नहीं, लास्ट क्लास में नहीं आया। हाँ 100% है क्या? हाँ SMS नहीं कर, कौन नहीं था फिर? और कौन कौन नहीं था लास्ट क्लास में? तुम कहाँ थे? हाँ कौन? सचिन? अच्छा, हाँ तुम मिस नहीं हो सकते ना, तुम क्लास में रहोगे तो पता चलेगा, है ना? हाँ नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं करना, ऑलरेडी +5 में है तो उससे ऊपर कहाँ ले जाओगे उसको, है ना?
5 ml आ रहा है, ठीक है। So molarity into volume into 5 is equals to molarity into volume of FeNO3, क्योंकि ये जाएगा Fe+3 में। इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, Fe+2 में है अभी, यहाँ से जाएगा Fe+3 में, और कुछ ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1, तो एन फैक्टर 1 आएगा तो आप लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कितना है, एन फैक्टर इसका कितना होगा 5 है ना, इसका एन फैक्टर है 5, तो आप लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 दैट इज एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इनटू मोलारिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4, राइट। और वॉल्यूम निकालना है, मोलारिटी तो दिया ही है अपने को, तो मोलारिटी दिया कितना 0.02 इनटू वॉल्यूम ले लेते हैं VmL, है ना, ये मिली इक्विवेलेंट्स हो गए, should be equals to gram equivalents of the other component that is n factor 1 into molarity 0.02 into volume 25, बस यहां से आ जाएगा वॉल्यूम 5 ml। ऐसा भी सोच सकते थे कि सर जब दोनों का मोलारिटी सेम है तो अगर एक एन फैक्टर वाला 25 ml लग रहा है तो 5 एन फैक्टर वाले का 5 ml ही लगेगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली 25 आना चाहिए, है ना, ठीक है। रिडॉक्स टाइट्रेशन अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थ्योरी भी लिख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला रिडॉक्स टाइट्रेशन में आप लिखोगे पर मैग्नेट टाइट्रेशन। पर मैग्नेट टाइट्रेशन में KMnO4 होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट होगा। उसके बाद अगर इसको एसिडिक मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करता है तो क्या बनाते हो आप Mn+2, और एन फैक्टर होता है इसका कितना 5। उसके बाद अगर इसको न्यूट्रल या फिर माइल्डली बेसिक मीडियम में करते हो, है ना, या न्यूट्रल, तो ये बनाता है Mn+4 और एन फैक्टर हो जाएगा 3। और अगर स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में करते हो तो एन फैक्टर हो जाएगा 1 और ये बनाएगा Mn+6, ठीक है। ये इसके एन फैक्टर्स हैं। बाकी रिड्यूसिंग एजेंट का डिसाइड होगा कि वो कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी लेंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा। हाँ मतलब फोन साइलेंट में क्यों रहते बताओ, साइलेंट नहीं होता, स्विच ऑफ होता है, उसमें भी बहुत आवाज बनाता है, स्विच ऑफ होने में भी आवाज आती है, क्यों, स्विच ऑफ करते टाइम आवाज करता ना, एक बार ही करेगा ना, कोई बात नहीं, एक बार करेगा फिर बंद हो जाएगा, बस हो गया। हाँ जी, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में KMnO4 के टाइट्रेशन में वो खुद ही इंडिकेटर होता है, क्योंकि उसका खुद का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। KMnO4 विथ OH माइनस को हम बेस रिएजेंट कहते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट, एल्कीन को आइडेंटिफाई करने के काम आता है ना। पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कि एल्कीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा कि अगर एल्कीन के साथ KMnO4 रखोगे तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। सो एनी कंपाउंड इन द लिस्ट विच डिस्चार्जेस कलर ऑफ पर मैग्नेट अगर क्वेश्चन में हो तो वन ऑफ द ऑप्शन एल्कीन होगा उसका, ठीक है। पर हाँ वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए KMnO4 का जो इंडिकेटर है वो खुद है, उसका खुद का कलर डिस्चार्ज होता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जब वो रिड्यूस हो जाता है। अब मान लो KMnO4 को, ये तो हो गया अपना KMnO4 का एन फैक्टर डिपेंडिंग ऑन कहां पे है कैसे है। इसकी रिएक्शन कराई हमने I माइनस के साथ, तो I माइनस से क्या बनेगा, क्या बनेगा I2, IO3 माइनस बेसिक मीडियम में बनता है ना। I माइनस से KMnO4 रिएक्ट करेगा इन बेसिक मीडियम, तो क्या बनाओगे IO3 माइनस। यही दो रिएक्शन थी जो मैंने बोला था रट लेना, बाकी तुम निकाल लोगे। बाकी तुम्हें पता है कि अगर Fe+2 में तो Fe+3 में लेके जाना है, कार्बन+3 में तो कार्बन+4 में लेके जाना है, वो आप कर लोगे। तो इसमें एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, आयोडीन का, क्योंकि KMnO4 का तो पता है 5 है, आयोडीन का कितना हो जाएगा 1,
अरे -1 से 0 में जा रहा है, एक का ही चेंज है, एक ही एटम है, रिएक्टेंट का देखते हैं, प्रोडक्ट का नहीं। I2 का कोई पूछे तो 2 है, तभी तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना बैलेंसिंग करते टाइम, राइट। सो I2 का n फैक्टर यहाँ पे 2 है और I माइनस का 1 है। ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के पूछने, कभी कभी प्रोडक्ट का पूछ लेंगे, तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का सेम नहीं होता रिएक्टेंट से, डिपेंड करता है कि फॉर्मूला क्या है। यहां पे n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 5, सॉरी 6, 0 से 5 में -1 से 5 में जा रहा है तो 6 का चेंज है। मान लो अगर आपको दिया हो Na2C2O4 KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है। अब मैं KMnO4 की जगह Mn+7 लिखता हूं ना, टाइम बचेगा अपना। एसिडिक मीडियम में क्या बनाओगे CO2, n फैक्टर लिखोगे कितना आएगा 2, राइट। सिर्फ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, रिएक्टेंट के अंदर 2 कार्बन है तो पर कार्बन 1 का चेंज, तो 2 के लिए 2 का चेंज। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मान लो तुम्हें दिया है FeC2O4, तो यहां पे n फैक्टर क्या हो जाएगा, Fe का भी ऑक्सीडेशन होगा, +3 में जाएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, CO2 बनेगा, इन दोनों को मिला के n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। आयरन के लिए 1, ऑक्सलेट के लिए 2। ठीक है। अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ओनली डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड, नॉट HNO3 और HCl। क्यों? हाँ, रिएक्ट कर जाता है। देखो जो टाइट्रेशन है उसका मेन पर्पस क्या है, एक अननोन सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, यही है। उसके लिए आप नोन सैंपल ऑफ KMnO4 ऐड करते हो एज ए टाइट्रेंट। अब मान लो कि KMnO4 अगर मीडियम से रिएक्ट कर जाए, तो आपका मान लो एक्चुअल में सैंपल में किसी सब्सटेंस का 5 मोल है, एक्चुअल में आपने KMnO4 डाला टू चेक कि कितना है, आपको नहीं पता था, बस रिजल्ट है कि 5 है। अब अगर मान लो KMnO4 अपने सब्सटेंस के साथ भी रिएक्ट करे और HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाए, अगर HCl को भी ऑक्सीडाइज कर दे, तो KMnO4 का जो यूज हुआ मान लो 6 मोल, 6 इक्विवेलेंट्स यूज हुआ, तो उसके बेसिस पे आप क्या रिजल्ट बताओगे कि सर सैंपल में जो अपना अननोन कंपाउंड है वो 6 मोल है। क्यों? क्योंकि कुछ KMnO4 HCl के साथ भी रिएक्ट कर गया, आपको नहीं पता, आप तो KMnO4 के बेसिस पे आंसर कर रहे हो। तो एक जो एक्स्ट्रा एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने मीडियम ऐसा लिया जिससे वो रिएक्ट कर सकता है। फिर बात आती है HNO3 की। HNO3 तो भाई ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसका KMnO4 से क्या लेना देना, वो क्यों दिक्कत है? HNO3 यूज कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है बताइए। अगर HCl को KMnO4 ऑक्सीडाइज कर सकता है तो KMnO4 जरूरत से ज्यादा यूज होगा, तो आंसर आपका पॉजिटिव एरर आएगा आपका, है ना, कि ज्यादा होगा। एक्चुअल में 5 है, आंसर 6 आएगा। पर HNO3 की क्या दिक्कत है? HNO3 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 तो ऑक्सीडाइज करेगा ही, HNO3 भी करेगा। तो 5 मोल थे, हो सकता है 1 मोल को HNO3 ने ऑक्सीडाइज किया हो, तो आपका KMnO4 4 ही मोल इक्विवेलेंट लगेगा, तो आपके हिसाब से आंसर आएगा 4, बट एक्चुअल आंसर है 5। सो दोनों इस तरह से काउंटर एक्ट करते हैं कि एक KMnO4 से रिएक्ट कर जाता है और दूसरा हो सकता है आपके रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर जाए। तो इसलिए हम एक ऐसा एसिड लेते हैं जो KMnO4 जिसको ऑक्सीडाइज भी ना कर सके और जो खुद भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो। ठीक है, सो इस तरह से हम H2SO4 यूज करते हैं। ऐसे कुछ भी आपको रिएक्टेंट दिया होगा कर लोगे? हाँ, क्वेश्चन करें फिर सीधे, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाओगे? अमोनिया तो ऑलरेडी NH3 है ना, N2 है ना, नाइट्रोजन के कॉमन प्रोडक्ट में आपको N2 बनाना होता है ना, ये इडियोमेट्री में भी लिख किया था हमने, गैसेस इडियोमेट्री, है ना। सो नाइट्रोजन का कॉमन प्रोडक्ट N2 या N2O कभी कभी, है ना। डुमास मेथड में ऐसे ही कुछ तो करते थे, है ना, N2 गैस बनाते थे, फिर उसके वॉल्यूम से हम कैलकुलेट करते थे कितना % प्योरिटी है।
रिडॉक्स के सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है क्वेश्चन की लैंग्वेज। उसको अगर इक्वेशन में लिख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है आपको। हाँ कहाँ पे? FeCl solution के बाद linked to complete the reaction। हाँ वो linked लैंग्वेज है, इतनी इंग्लिश मुझे भी नहीं आती। हाँ जी क्या? अरे नहीं, तुम्हारा एड्रेस देना, डंजो करवाता हूँ तुम्हें, है ना? कोई तो करो। हाइड्रोजन सल्फेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन रेट क्या है? याद रखना, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन रेट वही होता है जो अमोनिया में होता है। वैसे ही हाइड्रोजन सल्फेट में वही होगा जो हाइड्रोजन में होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? NH2NH2। तो NH2NH2 में N और N तो आपस में कनेक्टेड होंगे, तो दो हाइड्रोजन है जिनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन, तो -2 है ना। सो हाइड्रोजन सल्फेट में -2 है, जो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? N2। N2 में क्या होगा? N2 में क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। तो चेंज कितने का होगा? 2 का चेंज होगा, बट टोटल के लिए 4। हाँ, उस हिसाब से आप करो। reaction लिख रहा हूँ। reaction equation। हाफ आ रहा है। हाँ, सो कैसे करेंगे? अच्छा, जो हाफ आ रहा है वो कहीं 10 ml में तो नहीं आ रहा? 100 ml में या 10 ml में? हाँ, 10 ml में 1 लीटर। रिएक्शन 10 ml से हुई है ना? तो फर्स्ट हैंड जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो 10 ml के बारे में मिलेगी। सो आपके पास है N2H6SO4 जो रिएक्ट कर रहा है Fe+3 के साथ, और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है क्या? N2+Fe+2। ठीक है। और ये जो Fe+2 बन रहा है उसको हम फर्दर ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? KMnO4 के साथ, और उससे हमें पता चलेगा कि Fe+2 कितना था, कितना बना था। सो Fe+2 प्लस KMnO4 क्या बनाएगा? Fe+3 प्लस Mn+2। तो आप लिखेंगे 0.65 आ रहा है, ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे कि सर ये दोनों की रिएक्शन से Fe+2 मिल जाएगा। Fe+2 से हमें N2 या इधर का इसका ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा।
और वही हमें निकालना है, राइट। तो सबसे पहले अपन इनका एन फैक्टर लिख लेते हैं। इसका एन फैक्टर कितना है? 4 है। कैसे? नाइट्रोजन -2 से 0 में जा रहा है, टोटल 2 नाइट्रोजन आइटम है रिएक्टेंट में, तो एक के लिए 2 का चेंज, तो 2 के लिए 4 का, एन फैक्टर हो गया 4। इसका एन फैक्टर 1 है। यहां पे इसका एन फैक्टर 5 है और इसका एन फैक्टर 1 है। तो पहले तो इसका मोल निकाल लेते हैं। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 कितना है वही निकालना है अपने को, x इज इक्वल टू 5 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना है? 20 और सॉरी मोलारिटी 1/50 और वॉल्यूम है 20, तो कितना हो गया? 2 आ रहा है ना, सही है ना? हाँ, तो 2 मिली मोल्स। तो 2 मिली मोल्स अगर Fe+2 के हैं तो इसका मतलब इसका कितना मिली मोल रहा होगा? 1/2 मिली मोल। कैसे? देखो अभी चलो ये 2 मिली मोल आ गया, मतलब आपको प्रोडक्ट 2 मिली मोल या 2 मिली इक्विवेलेंट मिल रहा है, सेम बात है क्योंकि उसका एन फैक्टर 1 है वैसे भी। तो मिली मोल लिखो चाहे मिली इक्विवेलेंट लिखो, सेम ही बात है। अब आप लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट should be equals to gram equivalents of Fe+3 should be equals to gram equivalents of N2 should be equals to gram equivalents of Fe+2। यही होता है पूरा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेम, जो काउंटरएक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी अपने पास ये निकालना है और ये हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया राइट हैंड साइड में। तो आप लिखोगे क्या? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस दैट इज एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स should be equals to gram equivalent of that is 2 millimoles। तो यहां से तुम्हें मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, कितना? हाफ। सो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/2 मिली मोल्स। ये कितने में है? 10 ml में है। सो 1000 ml में निकालना अपने को, है ना? 1 लीटर में निकालना ना, या 100 में निकालना है? 1000 in 1 liter इन 1 लीटर सोल्यूशन लास्ट में दिया है। तो इसको बस अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना, 50 हाँ 50 आएगा ना, 55 आएगा। अच्छा ग्राम में बता रहे हो तुम? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 मिलीमोल। हाँ एक सेकेंड, 10 ml में 1/2 आया, तो हमें निकालना है कितने में? स्प्लिट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सो 1000 तो 100, हाँ बस, हाँ वो तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ml विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 100, क्योंकि ये 10 ml में था तो 1000 ml में उसका 100 टाइम्स हो जाएगा, इतने मिली मोल्स होंगे। तो वेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100/2 इंटू 1000 इंटू 56 मिलीग्राम। हाँ सर, डिवाइडेड बाय 1000। हाँ ये मिली बोलता, यहां से अब ये ग्राम हो जाएगा। आयरन है ना, क्या दिया था? आयरन था Fe, हाँ Fe+3, हाँ अच्छा सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट का निकालना था। हाँ इसका मास, मोलर मास कितना आएगा? 1 कितना आ रहा है? 130। तो यहाँ पे 130 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भाई ध्यान दो, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होती है, इसकी प्रोसेस में क्या कैसे जाना है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छा करना है, घर जाके इन्हीं सेम क्वेश्चंस को वापस अटेम्प्ट करना, एक बार पढ़ो और समझो कि क्या बोल रहे हैं लैंग्वेज। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर पहुंचते करोगे तो फिर तो सेम ही रहेगा ना, 100 और 10। हाँ पीछे
कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन बनाया था जो जिसका वॉल्यूम 1 लीटर वो है ना। हाँ ठीक है। पर मैग्नेट टाइट्रेशन हमने ऑलरेडी बहुत सारी कर लिया। अब लिखो डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में हम एज एन इंडिकेटर डाइफिनाइल अमाइन यूज करते हैं। ये हम यूज करते हैं इंडिकेटर की तरह, है ना। डाइक्रोमेट का देखो क्रोमियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दो ही होंगे राइट। K2Cr2O7 किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो ये कन्वर्ट होगा क्रोमियम +3 में। तो यहां से इसका चेंज होगा, जितने का भी एन फैक्टर इसका कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका एन फैक्टर फिक्स है रिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल जैसा भी मीडियम रहेगा। अगर रिएक्शन होगी तो एन फैक्टर 6 होगा। अब बाकियों का एन फैक्टर वैसे निकालना जैसे आपने KMnO4 का किया। तो जैसे मान लो ये Fe+2 से करेगा तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। I- से अगर I2 बनाएगा तो इसका एन फैक्टर अगेन 1 हो जाएगा। नहीं, वो सिर्फ KMnO4 के साथ था। हाँ बस एक चीज आपको याद रखना क्या कि Cl2 के साथ रिएक्शन याद है आपको, Cl- के साथ। वो कहीं वो क्वेश्चन ना दे दे तो उसका ध्यान रखना। Cl- + K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 याद है क्या? क्रोमाइल क्लोराइड बनता था CrO2Cl2, याद है ये हमने बी ब्लॉक में किया था ये रिएक्शन, है ना, कि Cl- के साथ K2Cr2O7 अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में लाओगे तो क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है। विच इज अ गुड रिएजेंट जो हम आगे इसको यूज करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी काम आता है। डीप ऑरेंज या रेड ऑरेंज टाइप का वेपर बनता है इसका, है ना, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, प्लस क्रोमियम +6 ही है, मतलब ये रिडॉक्स नहीं है। क्रोमियम +6 से क्रोमियम +6 में जा रहा है, तो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये बस रीअरेंज हो जाएगा, बाकी बाई प्रोडक्ट बनेंगे। बाकी जगह अगर नॉर्मल Cl- दिया है तो आपको Cl2 बनाना है, Br- दिया है तो Br2 बनाना है, एंड जैसे कंपोनेंट्स होंगे उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाने हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान लिया तो रिड्यूसिंग एजेंट से क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत अनकॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं आएंगे, वही आएगा Fe+2 C2O4 2-, इस तरह के आएंगे तो आप प्रोडक्ट उसका बना लोगे, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन होंगे इस पे तो। अच्छा आयोडोमेट्री पहले आ गया। डाइक्रोमेट का कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे तो, चलो ढूंढते हैं उसको, ब्रेक के बाद करेंगे। हाँ नेक्स्ट लिखो टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग आयोडीन, आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। क्रोमेट का करेंगे हम लोग क्वेश्चंस थोड़े से ब्रेक के बाद। हाँ जी, हाँ इसके अलावा ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है ना, इसके अलावा जब आपको प्रोडक्ट बनाना है तो जो भी है, जैसे मान लो तुमको कोई दे दे Fe+2 तो क्या बनाओगे Fe+3, वही सेम है, मतलब जब तक आप लिख रहे हो तब तक मैं प्रैक्टिस कराता चलता हूँ। C2O4 2- से क्या बनाओगे CO2 बनाओगे, और कुछ आ गया और क्या आ सकता है, मान लो नाइट्रोजन है -3 में तो उससे N2 बना लेना, एंड सो ऑन। तो ये आप कर लोगे, ये वाला पार्ट डिफिकल्ट नहीं है। लिख लेता। हाँ टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग आयोडीन में दो पढ़ेंगे हम लोग, आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री होता है कि I2 यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइज करके कुछ हाइपो को ऑक्सीडाइज करके, कॉमन तो वही होता है कि आयोडीन को हम हाइपो के साथ ट्रीट करते हैं, वो Na2H2O3 को Na2H4O6 में कन्वर्ट करता है आयोडीन। ये कॉमन रिएक्शन है, उसको हम याद करेंगे, उसको कहते हैं हम आयोडीमेट्री।
बट आयोडीमेट्री का सिंपल मतलब है कि आयोडीन इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच विल गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म I माइनस। एन फैक्टर क्या होगा 2, राइट। I2 से I माइनस बन रहा है, एक का चेंज है, 2 आयोडीन है तो 2। एक होता है आयोडोमेट्री जिसमें हम क्या करते हैं कि ओरिजिनली हमारे पास I2 होता नहीं है तो हम किसी I माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट करते हैं, उस I2 को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, देन उसका सेम रिएक्शन जैसा इसमें होगा। ठीक है, तो पहले कुछ रिएक्शन है जो हमें ध्यान से देखना है। जैसे I माइनस अगर है कहीं पे तो उसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना रहे हो, ये हम यूज करेंगे कहां पे, आयोडोमेट्री पे। I2 को फिर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आगे यूज करेंगे, लेकिन इसमें एन फैक्टर क्या होगा I माइनस का 1, राइट। 1 से -1 से 0 में जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें एन फैक्टर I2 का क्या होगा तो क्या बोलोगे 2, क्योंकि उसके लिए 2 एटम है तो 2 का चेंज हो रहा है रिवर्स साइड में। ये जो दूसरी रिएक्शन है ये, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर ग्राम इक्विवेलेंट से करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि IO3 माइनस का भी I2 बन रहा है और I माइनस का भी I2 बन रहा है, तो आप एक्चुअली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किससे कितना बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे एक और क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि जहां n फैक्टर बदल जाता हो पहले से दूसरे रिएक्शन में, या कॉमन डिफरेंट रिएजेंट्स मिलके कॉमन प्रोडक्ट बनाते हो, ऐसे वाले में आप बैलेंस इक्वेशन लिख के मोल मोल रिलेशन से करो तो बेस्ट है ना। उसमें क्या होगा कि आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। सो ऐसे केसेस में प्रेफर टू यूज मोल मोल रिलेशन। मोल मोल रिलेशन का मतलब है कि आप बैलेंस करोगे इक्वेशन को और फिर उसको यूज करोगे स्टोइकोमेट्री वाइज। हाँ जी बताओ। हाँ वैसे भी कर सकते हो, 2 अलग अलग प्रोडक्ट मान लिया, इससे कितना बन रहा है इससे कितना बन रहा है करके, वो सेम ही बात है ना, इससे अच्छा बैलेंस ही कर लोगे। हाँ कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। उसके बाद सबसे कॉमन रिएक्शन ये होगी आयोडीन की, जो क्वेश्चंस में यूज होगा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन में। कैसे कि किसी रिएक्शन में आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके I2 बनाया, उस I2 ने इतने हाइपो को ऑक्सीडाइज किया तो बताओ कि कितना आयोडाइड था, इस तरह का क्वेश्चन, राइट। तो हाइपो को ऑक्सीडाइज करेगा तो पहले तो इसमें एन फैक्टर सबके सॉर्ट कर लेते हैं हम लोग। I2 का एन फैक्टर क्या होगा, फिक्स है 0। एन फैक्टर होगा इसका 2, राइट, क्योंकि 0 से -1 में जा रहा है और 2 आयोडीन एटम। हाइपो में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। कौन सी मैथ्स लगा रहे हो आप लोग, ऑक्सीजन है -6 है ना, -6 में से -2 कर लिया -4 और उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये वो कंपाउंड है जिसमें सल्फर के 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होते थे, राइट है। -2n + 6 इसके एसिड को हम क्या बोलते हैं, पर सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी थायोसल्फ्यूरिक एसिड, यस थायोसल्फ्यूरिक एसिड। डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड S होता है इसमें। यहाँ पे I2 है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होके जाएगा, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 2.5, यस पॉजिटिव 2.5। तो एक के लिए 0.5 का चेंज तो 2 के लिए 1 का चेंज, तो हाइपो का एन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा इसका 1। क्लियर है, तो दोनों के एन फैक्टर हमने निकाल लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। तो आयोडीन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमने पढ़ा था क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टार्च, है ना। ब्लू वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन स्टार्च के साथ। तो अगर कोई लैंग्वेज में ऐसा लगे तो समझ जाना कि वो स्टार्च के साथ आयोडीन ही है, I2 है। हाँ अभी वो पनीर वाला भी तो चल रहा है टेस्ट, नहीं पता क्या आप लोग, हाँ फेक पनीर और ओरिजिनल पनीर। हाँ क्योंकि स्टार्च तो बहुत सारी सोर्सेज में हो सकता है। अब तुम मान लो तुम चिली पनीर खा रहे हो, तो चिली पनीर में जो कोटिंग होती है उसमें भी तो स्टार्च हो सकता है ना। सो हाउ डू यू नो कि वो पनीर का है कि, हाँ दूध से कैसे रियल बनाओगे, उसके लिए रियल दूध भी तो मिलना चाहिए ना तुमको। कहाँ तक बचोगे, आखिरी वाला क्या, ये स्मॉल अमाउंट आयोडीन मॉलिक्यूल I2 गिव्स ब्लू, हाँ स्टार्च के साथ ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है, यस फोटोसिंथेसिस।
हाँ हाँ हाँ, उसमें भी पढ़ते, यस। हाँ जी, ये कुछ रिएक्शंस है। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में आप डायरेक्ट I2 यूज करते हो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डायरेक्ट I2 यूज करने का मतलब है कि आप अलग से कहीं से I2 बनाते नहीं हो, ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में I2 को हम I2 को यूज करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I2 क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो अलग अलग कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज करेगा। एंड अगेन आप बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे फोकस करो, दूसरे का आप निकाल लोगे। जैसे आप सोचो H2S का हमने रटा है कि अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी सल्फर ही बनाता है। H2S से सल्फाइड फिर भी SO2 बना सकता है, पर H2S तो सल्फर ही बनाता है, राइट? ये ग्रुप 16 में पढ़ा था अभी रिसेंटली हमने। सो ये सल्फर बनाएगा। SO3 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। SO3 2- सल्फाइड में +4 कहां जा सकता है? गैस करो, ऑक्सीडाइज हो गई +6। बस एन फैक्टर आप निकाल लोगे। वही कह रहा हूं मैं कि आप पेशेंटली देखोगे तो एन फैक्टर आपको सबके मिल जाएंगे। टिन के 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +2 एंड +4। +2 में है तो जाएगा कहां? तो अगर रिएक्शन होगी तभी तो क्वेश्चन देंगे, अगर रिएक्शन ही नहीं होगी तो क्वेश्चन क्यों देंगे? सो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा वो आप गैस कर लोगे। जैसे यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, अब +3 से कहां जा सकता है? तो +5 एन फैक्टर 2। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, -2 से कहां जाएगा? 0। यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4। वैसे ही आपको करना है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने वही बोला कि I2 अगर देंगे और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो दूसरे कंपोनेंट का कॉमन प्रोडक्ट आप गेस कर लोगे। नाइट्रोजन अगर लेस देन 0 में है तो यूजुअली आपको N2 बनाना है। अगर हायर में है तो अगर NO+ है, ऑलरेडी NO है या NO2- है तो उसका नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। अभी तुम लोग पीछे कैसे चले गए? ऐसी यहाँ जगह खाली पड़ी आगे, इतने लड़ाई हो गई क्या तुम लोग की? हाँ? लग रहा है कुछ तो। लिख ले। बस ब्रेक से पहले अपने को रिडॉक्स खत्म कर देना है ना, उसके बाद देखते हैं। हाँ? वो आपस में कॉइन टेस्ट करके बता देना। रिडॉक्स का और क्वेश्चन करा दूं? हाँ, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तुम लोग। क्वेश्चन करो। हाँ, क्वेश्चन। कितना अच्छे सुंदर करो भाई, करो करो। 0.0500 पहले क्वेश्चन पढ़ो और मुझे क्वेश्चन ही समझाओ पहले तो कि क्या हो रहा है ना,
कि जब तक तुम क्वेश्चन समझोगे नहीं तब तक तुम इक्वेशन लिखते रहोगे और फिर हाँ तो हम टाइट्रेट कर रहे हैं I2 के साथ। ठीक है, तो I2 बच रहा है, हम उसको बैक टाइट्रेट कर रहे हैं वो हाइपो के साथ। हाइपो के साथ। हाँ तो निकालो फिर। सो फिजिकल केमिस्ट्री का जो डिफिकल्ट चैप्टर्स का सेगमेंट था वो आज एंड हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में सारे इजी चैप्टर है ना, तो 3-4 चैप्टर ही हैं जो एक्चुअल में आपको फोकस करना चाहिए अगर आपको कोई कम कॉन्फिडेंस है फिजिकल में। तो आयनिक, रिडॉक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 चैप्टर हैं जिनको आपको मतलब बार बार करना है, बट इतना भी फोकस नहीं करना। जैसे रिडॉक्स का मैंने आपको बताया कि 3-4 क्वेश्चन आए हैं अभी तक लास्ट ईयर, 10 पेपर में 3-4 क्वेश्चन, मतलब हर पेपर में नहीं है रिडॉक्स का क्वेश्चन, राइट। वो मोल कॉन्सेप्ट से पूछ लेते हैं क्योंकि ये सब कनेक्टेड चैप्टर्स ही हैं, एक ही तरह की चीजें कर रहे हैं सब में। तो रिडॉक्स से डायरेक्टली अगर आते भी हैं तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आप टाइट्रेशन के पीछे पड़ गए कि ये तो करके ही रहना है, बस हाँ एक डिसेंट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करने आना चाहिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गेस करने आना चाहिए, बेसिक जो कॉमन वाले हैं। ये हाइपो क्या होता है ये पता होना चाहिए। हाँ सो पढ़ते हैं ना इसको। सल्फर इन स्टील कंटेंट इज कन्वर्टेड इनटू H2S। पहले तो एक स्टील में एक स्टील है का सैंपल है, उसमें जितना भी सल्फर प्रेजेंट है उससे हमने H2S बना लिया पहले। और देखो मुझे भी क्वेश्चन मिलता है तो मैं यही करता हूँ कि पहले उसकी लैंग्वेज को एक लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे बार बार पढ़ना ना पड़े, इन्फॉर्मेशन में एक जगह लिख लूं। अब इस H2S को हमने ट्रीट किया किसके साथ? आयोडीन के साथ, पता करने के लिए कि कितना H2S है, क्योंकि जितना H2S होगा उतना ही सल्फर होगा और सल्फर का उससे मोल आ जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि आयोडीन हमने जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया, तो कुछ आयोडीन बच जाएगा, कुछ तो सल्फर बन जाएगा इसका और कुछ आयोडीन बच जाएगा। जो एक्सेस आयोडीन है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? हाइपो के साथ। और उसके जो एक्सेस है वो दिया है कि कितना एक्सेस है और कितना आयोडीन लाए थे वो भी दिया है। तो जो बीच का डिफरेंस है वो इसके साथ गया होगा, तो उसके साथ सल्फर मिल जाएगा, सल्फर से माफ हो जाएगा। अकेला आयोडीन दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। आयोडीन अगर दोनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनाता तो हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं, बट एक ही इक्वेशन में नहीं लिख सकते। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो आप एक इक्वेशन से ही कर सकते हो। क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे? दोनों के साथ नहीं, दोनों से सल्फर क्यों बनाओगे? हाइपो का तो फिक्स है ना, Na2H2O3 से Na2H4O6। ऑल्सो हाइपो को ऑक्सीडाइज करके सल्फर कैसे बनाओगे? हाइपो तो ऑलरेडी +2 में है तो और ऊपर जाएगा ना। 1280 मिलीग्राम। ठीक है, देखते हैं, ज्यादा आ रहा है 0.8 मिलीग्राम, 0.32 सही लग रहा है ये। मतलब स्टील में कम होता है ना सल्फर, प्रैक्टिकली सोचो, मतलब एक्चुअल में हो सकता है तुम सही हो, बट प्रैक्टिकली सल्फर के कंटेंट बहुत कम होता है स्टील में। ऐसा थोड़ी होता कि 0.96 मिलीग्राम। ठीक है, फिर भी सही है। अब हो सकता है मे बी स्टील का सैंपल ही बहुत ज्यादा हो। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं तुम्हारे आंसर। आ गया? नहीं समझा? स्टील से H2S निकाला, उसको I2 से रिएक्ट कराया, बचे हुए I2 को हाइपो से रिएक्ट कराया, तो हाइपो का ग्राम इक्विवेलेंट प्लस H2S का ग्राम इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2। हाइपो का n फैक्टर 1 है, H2S का n फैक्टर 2 है, I2 का n फैक्टर 2 है। सॉल्व कर लो। अकेला आयोडीन Na2H2O3 से भी रिएक्ट कर रहा है और H2S से भी रिएक्ट कर रहा है, यही है प्रिंसिपल। 1.8 मिलीग्राम है। हाँ, मिलीग्राम को so H2S plus I2 gives सल्फर प्लस I माइनस। ठीक है, ये लिया है तुमने एक्सेस,
तो फिर एक्सेस को ट्रीट करने किसके साथ, I2 रिमेनिंग, बैक टाइट्रेशन की ऐसी इक्वेशन लिखी थी अगर आपको याद हो तो, प्लस Na2H2O3 फॉर्म्स I2 रिमेनिंग जो बच गया पहले रिएक्शन में। कैसे पता कि एक्सेस से, लिखा है क्वेश्चन में, है ना, H2S 10 ml ऑफ इतना बैक टाइटेड विद एक्सेस I2, तो एक्सेस I2 है अपने पास, है ना, और इससे क्या बनता है Na2S4O6 प्लस I माइनस, और अब जाके सारा I2 खत्म हो गया। तो सिंपल इक्वेशन बनेगी क्या, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H2O3। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो Na2H2O3। हाइपो का एन फैक्टर 1 है, H2S का एन फैक्टर 2 है, I2 का एन फैक्टर 2 है। सो आप लिखेंगे 2 इंटू I2 कितना लिया था हमने, 10 ml ऑफ 0.005 मोलर I2, सो 10 इंटू 0.005 मिलीमोल्स में चल रहा है सब कुछ, बट सब कुछ ही मिलीमोल्स में, तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S, पता नहीं, वही निकालना आपने को, है ना, तो उसको मोल्स के टर्म्स में लिख देते हैं। हाँ बाद में कर लेंगे, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो कितना होगा, जितना ml हमने इसका लिया है इंटू इसका मोलारिटी कितना दिया है 0.02, राइट, 0.002 इंटू वॉल्यूम कितना है 10 ml इंटू एन फैक्टर इसका 1 ही होता है। यहां से हमें मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2S को नंबर ऑफ मोल्स इंटू 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है 2 है। कैसे पता, यहां पे सल्फर -2 से 0 में जा रहा है तो एन फैक्टर इसका 2 है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे आप 2 इंटू 0 पॉइंट, मतलब 2 क्या है, 20 हो गया ना, सो कितना आ जाएगा ये 0.05 इंटू 2, सही है ना, 0.1 आ रहा है क्या, 0.1 माइनस यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.02, इसको राइट साइड में लेके हम लोग, इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S को n ले लेते हैं, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.04, है ना, 0.08/2। बस अब जितने सल्फर के मोल है, बस यहाँ पे एक ही गलती नहीं करनी, अभी 32 से मल्टीप्लाई करना है इसको, बिकॉज हमें H2S का मास नहीं निकालना, हमें सल्फर का मास निकालना है। तो वेट ऑफ सल्फर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.04 इंटू 32, और ये क्या है मिलीग्राम, 1.28 मिलीग्राम। ठीक है, इस तरह से आपको करना। देखो मुझे पता है इतना आसान नहीं है जितना मैं ऐसे कर रहे हैं ना हम लोग, इतना इजी नहीं है, बट ट्राई करना, बैठना नहीं है ना, ट्राई करना है। ट्राई करोगे कुछ तो पहुंचो, कुछ तो कंक्लूजन आएगा तुम्हारे दिमाग में, कुछ याद रहेगा, कुछ घर जाके वापस ट्राई करोगे तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं, सेम है, बस आपको मैं सच्चाई बताऊं तो आप क्वेश्चन देख के ये सोच रहे हो कि आयोडोमेट्रिक हो रहा है कि आयोडोमेट्री हो रहा है, नहीं सोच रहे हो ना, आप तो रिडॉक्स सोच रहे हो, और वही सोचना भी है। आपको प्रोसेस के नाम से कोई लेना देना है नहीं, बस हाँ प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है कि आप इसमें क्या करते हो कि आयोडीन डायरेक्ट नहीं मिलता अपने को, पहले तो आयोडीन किसी I माइनस से आयोडीन में कन्वर्जन करते हैं और फिर उस I2 को वैसे यूज करते हैं जैसे हमने पिछले प्रोसेस में यूज किया। हाँ आ सकता है, बट मुझे तो नहीं दिखा आज तक, है ना, मतलब बुक्स में दिखेगा, मे भी नॉर्मल जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं उनमें दिखेगा, बट जेई या किसी PYQs में मुझे तो अभी नहीं दिखा कि आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री में क्या क्या डिफरेंस है। बट अगर आप प्रिपेयर्ड हो, क्या पता आ जाए, पूछते हैं ना, ऐसा नहीं है। जैसे रिडॉक्स का क्वेश्चन आ रखा है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो वैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, और उसमें से 3-4 ऑप्शन थे और देन 1 2 3 इज करेक्ट, 2 1 3 इज करेक्ट, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं ना वैसे। तो एक स्टेट, तो क्या क्या होनी चाहिए प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज, हाँ मोलर वेट ज्यादा हो, सॉल्युबल हो पानी में, पहली बात तो कोई भी स्टैंडर्ड हो सॉल्युबल होना चाहिए पानी में, प्योर होना चाहिए,
नॉन रिएक्टिव होना चाहिए विद द सराउंडिंग, नहीं कि ऐसा नहीं कि रिएक्ट ही ना करें सराउंडिंग के साथ। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है जो पता होनी चाहिए आपको, है ना। ठीक है, ट्राई करना है ना। डिफिकल्ट है मुझे पता है, बट नहीं ट्राई करने से तो बेटर है कि कुछ करो। डॉग्स के मॉड्यूल में भी आप क्वेश्चन करोगे तो देख के लगेगा छोड़ो यार कुछ और कर लेता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो इजी लगता है देख के, हाँ ठीक है ये हो गया पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि रिडॉक्स बहुत ईजी है ना। बस उसकी लैंग्वेज को समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, पढ़ने में जितना टाइम लगाना है लगाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, है ना, पढ़ने में ही लगेगा। जितना डिफिकल्ट लैंग्वेज है क्वेश्चन की, जितना बड़ा है उतना सोल्यूशन छोटा होगा, पक्की बात है। ठीक है, करे क्वेश्चन। ओके HCl, हाँ ऑफ कोर्स HCl मीडियम भी होता नहीं, HCl कहाँ पे दिया है, तो मीडियम हो गया ना, एसिडिफाइड विद HCl। तो KI और KiO3 की रिएक्शन है, H+ वहां पे मीडियम है। किया था ये रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन लिखी थी हमने टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन में, और वहां मैंने बताया भी था। हाँ वही रिएक्शंस याद रखनी है जो नोट्स में लिखवाया गया है, उतना तो कम से कम याद रखो। हाँ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला वेट और मोलर वेट सेम ही होता है। तुम मीम स्कूल में पढ़ते हो, क्या लिखा है? अच्छा अच्छा मीम। हाँ सो मैं एक चीज और कह रहा था कि रिवीजन इस वीक का जो हो गया सो हो गया, अब आप लग जाओ करंट सिलेबस पे, है ना। अब रिवीजन रोक दो कुछ दिनों के लिए, और करंट सिलेबस के जितने भी 20 डेज बचे हैं आपके पास, 20-25 डेज, उस पर फोकस करो करंट सिलेबस का जितना भी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है वैसे भी, है ना, वो भी एक तरह का रिवीजन ही है। ठीक है, सो करंट सिलेबस स्टार्टिंग से जो भी चैप्टर्स थे, छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले निपटाओ, POC को निपटाओ, ऑक्सीजन फैमिली, और क्या था, डी ब्लॉक भी था थोड़ा सा शायद, है ना, एक लेक्चर डी ब्लॉक का था, वो ये सब सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके कवर करो। मतलब किसके सब पूछते हैं, NCERT में जो दिया है सब इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के लिए तो एटलीस्ट। सो नेक्स्ट टेस्ट में डी ब्लॉक, POC, और कब है क्लास अपनी? कल है। कल सिर्फ डी ब्लॉक और POC करते हैं। कल डबल लेक्चर है क्या? आप लोग का डबल लेक्चर है ना? हाँ, तो कोई तो टेस्ट करना पड़ेगा ना कल। हाँ एक छोटा सा कर लेते हैं, मतलब सिर्फ POC का कर लेते हैं, सिर्फ POC का कर लेते हैं, ताकि हर दिन एक टॉपिक तो कवर करो कम से कम, है ना। तो सिर्फ POC का टेस्ट कर लेते हैं, और स्ट्रिक्टली मैं वही पूछूंगा जो NCERT में दिया, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिर्फ NCERT के स्टेटमेंट्स, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड नोट, उसके बाद कुछ नहीं पूछूंगा। NCERT पढ़ के आनी पूरी, NCERT में जो भी दिया गया वही पूछूंगा, वही मैंने पढ़ाया भी है, उसी के थोड़ा बहुत ऐड करके कुछ चीजें। हाँ
हाँ, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी सेम चीज है, बट एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेना। क्लास नोट्स में मे बी जो एग्जांपल दिया हो पर एनसीईआरटी में नहीं है, और एनसीईआरटी में वो है जो मैंने नहीं दिया, तो वो आ जाएगा। कल पीओसी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। 0.06 आ रहा है, शायद सही है, 2 लोगों का आ रहा है तो सही होगा, चांसेस आर के सही है। आजा आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, आजा। वैसे 15 मिनट में ब्रेक कर ही रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है अंदर। जाओ, चले जाओ, अरे पैर हटा लो भाई, ध्यान दो उसको। हाँ, सो यहाँ पे पहले तो हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज कंफ्यूजन नहीं रहेगा। KiO3 प्लस Ki फॉर्म्स I2। मेन प्रोडक्ट तो ये बनता है, बाकी ऑक्सीजन का K2O और ये सब बना लो आप, प्लस K2O वगैरह जो भी है, ठीक है। अगर इसको हम बैलेंस करें तो देखो बैलेंसिंग बहुत आसान है। इसका +5 से 0 में जा रहा है, इसका n फैक्टर है 5, और ये -1 से 0 में जा रहा है, n फैक्टर है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपना काम हो जाता है। यही करते थे बैलेंसिंग में कि मेन कंपोनेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब उसके हिसाब से 5 यहाँ पे और एक 6 आयोडीन है, तो यहाँ पे आपको पता है 3I2 आने वाला है, तभी बैलेंस होगा। बाकी कुछ जरूरत ही नहीं, बस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूछ नहीं रहे क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या पूछ रहे हैं, हमें दे रहे हैं कि एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ KiO3 0.1 अपॉन 214 मोल्स हैं इसके, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? एन फैक्टर इसका 5 है, सो 5 इंटू 0.1 बाई 214, ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स है। कह रहे कि इसको हाँ, पर इसके मोल, अच्छा हाँ वो भी बात सही है, इसके जितने भी मोल है उसका 3 टाइम्स उसके मोल हो जाएगा। यस, सो इसके मोल है, और एक्सेस Ki है, तो मतलब Ki के मोल पता करने की जरूरत ही नहीं अपने को, हमें पता है लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर इसका मोल है 0.1 बाई 214, तो इसके मोल्स एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कितने बनेंगे? 0.1 बाई 214 इंटू 3, ये हो गए इसके मोल्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, ये पूछ रहे थे क्या? हाँ, जो I2 बन रहा है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? हाँ, कंज्यूम्स 45 ml ऑफ थायोसल्फेट, तो ये I2 के मोल्स हैं, और इसका n फैक्टर कितना होगा जब ये थायोसल्फेट से रिएक्ट करेगा? 2, तो मोल्स इनटू n फैक्टर इज ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, विच शुड बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। तो आप सीधे लिखोगे क्या? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 के लिए लिखोगे आप 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, दैट इज 0.1 बाई 214 इंटू 3, ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो के लिए लिखोगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि n फैक्टर 1 ही है, सो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कितना है? 45 ml, और ये एक्चुअल इक्विवेलेंट्स हैं और ये मिली इक्विवेलेंट्स हैं, तो या तो इसको भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये भी इक्विवेलेंट्स एक्चुअल हो जाए। यहां से करोगे मोलारिटी कितना आ रहा है? 0.062, ठीक है। क्लियर है? करो आगे, नेक्स्ट। सो आप हर क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ अगला हो जाए, कभी तो क्लिक होगा कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली सब में एक ही काम कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, बस आपको उस मोमेंट तक अपन वेट कर रहे हैं जब आपको क्लिक हो जाएगा अच्छा यही कर रहे हैं क्या। सो जितने क्वेश्चन कर सकते हैं हम करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे उतनी जल्दी ब्रेक है अपना। हाँ हाँ, कॉपर +2 आएगा ऑक्सीडेशन। हाँ
हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर लाइन जो आप पढ़ रहे हो या लिख रहे हो उससे जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसको साइड में लिख लो। जितने हैवी वर्ड्स डाल सकते थे सब जे एडवांस का है शायद ये क्वेश्चन। CO2 को करेगा ना NH3 बेस है CO2 एसिड है चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ नहीं करो। हाँ, क्वेश्चन को मैं आप लोगों को हिंदी में समझाता हूँ, है ना। आप लोग इंग्लिश थोड़ी खराब है, क्वेश्चन तो समझा देता हूँ। नहीं, ठीक है चलेगा। सानवी का पूरा रिडॉक्स हो गया है क्या? हाँ? पूरा कंप्लीट हो गया क्या? मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया सानवी आपने? हाँ, तो फिर कैसे करोगे? निकालना क्या है तुमको? CO2 के मोल से तू मल्टीप्लाई करेगा ना इनटू 2 कट जाएगा उससे 2 और NH2 का रिएक्शन क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट यही तो होता है ना। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम ट्रीट करते हैं CO2 से तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। यही तो हुआ ना CO2। सोडियम कार्बोनेट पे एक्सेस CO2 डालते हो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बस हाँ जी, Na2 हाँ Na2CO3 रिड्यूस नहीं होगा। क्यों रिड्यूस होगा बताओ? I माइनस Na2CO3 रिएक्ट कर ही नहीं रहा। I माइनस से कहाँ कोई रिएक्ट कर रहा है? हाँ
आंसर 1 आया नहीं, 22.6 कोई बात नहीं, समझना है क्वेश्चन को लेकर, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट देखो इसमें तो आधी रिएक्शन आप लोगों को पता ही नहीं कि क्या होगा, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं हेल्प कर देता हूँ, पर तुम कर रहे हो। हाँ, पर रिएक्शन लिख दूंगा तो फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा। देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहां से यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन है, यहां से लेके और यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन में ये सब चीजें अपने कैलकुलेशन वाइज किसी काम की नहीं है, ये और ये, क्योंकि ये सब सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है कि अगर रिएक्शन के मीडियम में कोई चेंज आया है तो उसको वापस से न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल किया जा सके, ताकि आगे I2 फॉर्म हो सके, राइट। सो जैसे मान लो रिएक्शन में CO2 रिलीज होगा या कोई दूसरा बाई प्रोडक्ट बनता है, तो उन सबको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं यूजिंग बेस, एंड देन हम एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए एसिटिक एसिड लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या रिएक्शन होगी वो हमें समझना है। तो पहले स्टेप में KMnO4 यूज हो रहा है, तो आप लोगों ने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया है सबने कि सर KMnO4 यूज होगा तो कॉपर +2 का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो KMnO4 रिएक्ट करेगा सिर्फ किसके साथ, ऑक्सलेट के साथ, तो वहां से ऑक्सलेट का मोल आ जाएगा। दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है यहां से, मतलब एक्सेस KI के साथ। तो KI क्या है, KI का ऑक्सीडेशन होगा, तो आप ढूंढो सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बच गया है। CO2 इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग। कब यूज किया था CO2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, एक्सेप्ट फ्रॉम द पार्ट कि आप क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि इनमें से कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। CO2 लिटरली कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं करते हम लोग, कभी किया है क्या आपने? हाँ, KMnO4 हो चुका है यूज पहले ही। Cu2+ इज दी ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो प्रेजेंट है, क्योंकि पहले स्टेप में वो रिएक्ट नहीं किया था, वो एज इट इज बचा है। Cu2+ पहले स्टेप में रिएक्ट नहीं कर रहा है, पहले स्टेप में ऑक्सीलेट रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर +2 अभी भी बचा है, विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही है जो KI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर रहा है। यस, क्या है आंसर? 1:3 नहीं, 1:2, 2:1, यस 2:1 नहीं, कॉपर +1 CuI बनता है, Cu2I2 बनता है प्लस I2, Cu2I2 + I2 ऐसा प्रोडक्ट बनता है। इसलिए मैंने बोला कि बहुत सारे रिएक्शन आपको पता नहीं। हाँ, C2O4 के मोल्स और Ce2+ के मोल्स में जो डिफरेंस होगा वो निकालना, रेशियो निकालना, डिफरेंस नहीं, रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड उसका क्या करना है फिर, वो ये स्टेप के बाद उसका काम नहीं है ना, वो नहीं, कोई काम नहीं, वो बन गया, न्यूट्रलाइज हो गया सोल्यूशन। पहले स्टेप वही है, उसका हाँ। कॉपर करना। हाँ, तो बस CO2 की कहानी इधर ही खत्म, इसके मोल्स मिल गए, तो अपने को बस इसका CO2+ के मोल ढूंढना है, हो गया। हाँ, बस ये दो ही काम करने हैं। पहले स्टेप से आपको ऑक्सीलेट का मोल मिलेगा, दूसरे स्टेप से आपको कॉपर +2 का मोल मिलेगा, दोनों का रेशियो निकालना है। 2 आ रहा है। मैंने वही बोला कि एक बार अगर लैंग्वेज क्रैक कर लोगे तो 2 लाइन का सॉल्यूशन है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में सबसे पहले तो ऑक्सीलेट रिएक्ट कर रहा है, किससे, KMnO4 से, और बन जाएगा CO2 + Mn+2। अब उसके बाद जो भी Mn+2 बचा होगा, वैसे तो नहीं बचा, दिया है कि जितना है वो पूरा रिएक्ट कर जाता है, इसका मतलब वो सारे का सारा ऑक्सीलेट को कन्वर्ट कर देगा, तो उससे ऑक्सीलेट के मोल्स मिलेंगे। क्या आप लिखेंगे इसके लिए 2 जो कि इसका n फैक्टर है, इनटू इसके नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5 जो इसका n फैक्टर है, इनटू इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना है 0.02 और टाइट्रेटेड विद 22.6, सो 0.02 इंटू 22.6। इसको इसी में छोड़ दो, बिकॉज हमें रेशियो निकालना वैसे भी, तो दोनों को ये मिलीमोल में निकाल लेंगे। ये आ गया आपका पहला N1, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2O4 2-। 2 लाइन यहां हुई। अब इधर आते हैं, इधर क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में KI जो है उसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एंड कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, I2 में। और जो I2 रिलीज हो रहा है वो इतना ml Na2H2O3 से रिएक्ट करता है, तो I2 के मोल आ जाएंगे, I2 के मोल से KI के मोल आ जाएंगे, और KI के मोल से कितना कॉपर +2 रिएक्ट कर रहा है वो पता चल जाएगा। या फिर आप ऐसे समझो कि कॉपर +2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस KI इनटू
कॉपर +1 प्लस I2, प्रोडक्ट बनता है CuI प्लस I2, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर तो 1 ही है, इसका एन फैक्टर भी 1 है, और हाइपो वाले में जाएंगे तो हाइपो का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितना होगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइपो अपॉन 2। कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 कितना हो जाएगा, n फैक्टर 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो विच इज एन नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1, बिकॉज हाइपो का n फैक्टर क्या होता है 1। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइपो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना है 0.05 इंटू वॉल्यूम कितना है 11.3 बाई 2, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 है, हाँ मिलीमोल्स। और I2 के जितने मिलीमोल्स होंगे, I2 के जितने मिलीमोल्स होंगे कॉपर +2 के भी उतने होंगे, ये होंगे ना। या फिर आप बोल दो कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर +2, है ना, ठीक है। सो यहां से हमें मिलेगा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर +2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, ठीक है, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki। नाउ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर +2 इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1 बिकॉज n फैक्टर 1 है, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 कितना आया, उसके मोल्स इनटू 2 करना पड़ेगा, I2 का n फैक्टर 2 है। हाँ, सो इसके मोल्स आ गए कितने 0.005 इंटू 11.3 बाई 2 इंटू 2। सो आप सीधे लिख सकते थे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो के बराबर होगा, सेम ही चीज है वो, है ना। और यही हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं कि शुरू से एंड तक सीधे इक्वेट कर दो। हाँ 0.05 सॉरी। सो यहां से आ जाएगा 0.05 इंटू 11.3 बाई 2 इंटू 2, ये तो कैंसिल हो गया, इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, इसका और उसका रेशियो लेना अपने को। यहां भी डिवाइडेड बाई 2 होगा, है ना, 2 है ना इधर, डिवाइडेड बाई 0.01 हो जाएगा, 5 2 के आसपास आ रहेगा, देखो 2 ही आ रहा है, 0.1 और 0.05 एग्जैक्ट 2 आ रहा है, हाँ। तो इसका रेशियो हो जाएगा एग्जैक्टली 2। तो बस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करने आने चाहिए, कोई भी रिडॉक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़े क्वेश्चन और करो, मॉड्यूल करो। अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस ना करो, सिमिलर या सेम क्वेश्चंस को बार बार करो ताकि आपको क्लैरिटी आए। उसी इक्वेशन को 2 बार लिखोगे तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी बढ़ेगी, अच्छा इसमें ये हुआ है, फिर एक बार लिखोगे फिर क्लैरिटी बढ़ेगी। तो 3-4 बार सेम क्वेश्चन को करोगे, चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आएगा, है ना। कॉन्सेप्ट वही होगा, उसको अप्लाई करना सीखो, ठीक है। चलो, तो रिडॉक्स अपना हुआ इस तरह से कंप्लीट। आप करो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन। क्या है, हाँ परसेंटेज इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, बट ठीक है उसको